हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे हों। सीजीपीएससी मेंस देने के बाद सीजीपीएससी मेंस में इस बार कैसे पेपर आया था, किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले। ट्रेडिशनली ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन से टफ था, इजी था या फिर उसी लेवल पे था, इस पे डिस्कस करते हैं। और इन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि सीजीपीएससी क्या हिंट करना चाह रहा है, आगामी वर्षों में होने वाले सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के पैटर्न है वो हमको देखने को मिल सकते हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए इन पेपर्स को देख के, कि ताकि अगले साल जो लोग होपफुली मेंस देंगे तो वो वहाँ पे थोड़ा सा एक बेनिफिट, थोड़ा सा एडवांटेज ले पाए। पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक हम लोग एक ब्रीफली एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न रहा और हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए आने वाले दिनों पे, इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। पेपर 1 लैंग्वेज 3 सेक्शन होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी। हिंदी होता है 100 मार्क्स का, इंग्लिश होता है 50 मार्क का और छत्तीसगढ़ी होता है 50 मार्क का। पिछले कुछ सालों से देखें तो हिंदी इंग्लिश का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहा है। छत्तीसगढ़ी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था पिछले लास्ट के 3 सालों को अगर हम कंसिडर करेंगे, 2021, 22 और 23 को, तो ये बहुत ज़्यादा हाई था। छत्तीसगढ़ी के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ठेठ छत्तीसगढ़ी के थे। कौन से सोर्सेज से पूछे जा रहे थे ये हमें पता नहीं था। तो हमने क्या किया है कि इस बार पेपर 1 to लेकर 7 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है, इसमें 2 कलर कोडिंग यूज़ करी है। जो क्वेश्चन येलो हाइलाइटर से हाईलाइटेड हैं उसको आपको समझना है कि ये थोड़े से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है या फिर थोड़ा सा आप लॉजिक लगा देंगे तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते थे। जो रेड हाईलाइट हैं वो मान के चलिए कि ये ब्रह्म क्वेश्चंस थे, इनका कोई और छोर नहीं है। इनको अगर आप छोड़ भी देंगे तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना है आपके ओवरऑल रिजल्ट में। देखते हैं हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर में जो पैटर्न है वो यूजुअली था, कुछ पर्यायवाची और कुछ विलोम हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे हों। वन वंस अगेन ये 2-2 नंबर, आधा आधा नंबर के क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा आपको फर्क पड़ा होगा। तद्भव तत्सम भी थोड़े से टिपिकल थे। इसके बाद जो बेसिकली जो लैंग्वेज पेपर में दिक्कत होती है लोगों को, वो होता है आपके पत्र पत्रिका, संपादक, प्रकाशन, लेखक, कवि, इन प्रकार के क्वेश्चंस पे होता है। बाकी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है तो हैं भक्ति काल, ये बहुत ही 2012 से पूछा जा रहा है। अगर आपने पढ़ के रखा है भक्ति काल के बारे में अपने इंडियन हिस्ट्री में, तो वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ एलिमेंट उठा सकते हैं। हिंदी भाषा के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो इसमें भी देखिए कि एक फ्लो चार्ट बना हुआ है किस प्रकार से लैंग्वेजेस डेवलप हुई, तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। गद्यांश, अपठित गद्यांश, इस प्रकार के आंसर्स तो आते ही रहते हैं। पिछले बार जो कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पे कुछ बच्चों का पेपर जो है उनको रिजेक्ट करके इनएलिजिबल कर दिया था, तो यहाँ पे एक नोट या फिर डिस्क्लेमर दिया है इस बार पीएससी ने। यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो सकती है, हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूप लिखिए। अगर कोई बायलिंगुअल बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दक्ष है, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हो जाते हैं, तो इसका आंसर वो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है मेरे लिए तो। राजपत्रित मतलब गेजेटेड, मानदेय मतलब स्टाइपेंड, कोषाधिकारी मतलब ट्रेजरर, संकल्प मतलब रेजोल्यूशन। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में, हाँ ये तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन हो सकता है कईयों को ना बनाओ। तो पेपर 1 में देखेंगे तो ये जो हिंदी वाला पोर्शन है, इसमें आप पब्लिशर्स, राइटर्स, लेखक वाला पोर्शन को अगर छोड़ दें तो मोर और लेस ये ओके ओके पेपर आया था। तो इसमें जो ट्रेडिशनल मार्किंग होती रही है वैसे ही आएगी। इंग्लिश में देखिए, जहाँ तक मुझे फील हुआ इंग्लिश वाले पेपर में कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, स्पेशली एंटोनिम सिनोनिम जो था वो मुझे लगा कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी डिफ़िकल्ट हुआ होगा। कलेक्टिव नाउन हो सकता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ होगा लोगों के लिए, एंड इडियम्स भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ होगा लोगों के लिए। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो पेपर का लेवल था डेट वाज वेरी मच सिमिलर टू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में देखो, समानार्थी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई होगी लोगों को। ये जो बुक्स पूछ दिए हैं इसमें डिफ़िकल्टी हुई होगी। बाकी मुझे लगता है कि जो ओवरऑल जो छत्तीसगढ़ी का पेपर था इट वाज गुड इनफ। ये जो लेखक और रचना है ये हमेशा से डिफ़िकल्ट होती है। देखो, कोई सा भी यज्ञ अगर आप आह्वान करेंगे तो कुछ ना कुछ आहुति देनी होती है, बलि चढ़ानी पड़ती है। तो ये कुछ मोदक टाइप के कुछ प्रश्न होते हैं जिसको आप जितना भी पढ़ लें आपसे नहीं बनेंगे। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इनको कवर करने के पीछे नहीं जाना है आपको। जितने बनते हैं लिखो, जितने आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज, पॉपुलर सोर्सेज में दिए गए हैं अटेम्प्ट करिए, एंड उसके बाद जस्ट लीव द रेस्ट फॉर पीएससी। ठीक है, 200 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा 200 तो आने नहीं है। लगभग 30 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बनेंगे।
और लगभग 30 मार्क के ऐसे पोर्शन होंगे जो आपके नंबर काटेंगे अटेम्प्ट करने के बाद भी। तो कुल मिला के 140 के आसपास भी अगर आ जाते हैं तो लैंग्वेज में कोई बुरा नहीं है। देखो मेरे 2 बार लैंग्वेज पेपर मैंने दिया है और दोनों बार मेरे लगभग 127 135 के रेंज में आए हैं एंड ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है मेरे स्कोर में। तो एनीथिंग 130 प्लस इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्कोर। ठीक है, कई विरले लोग का 150 160 आता है, लेकिन अब वो उनका किस्मत है, उनके कर्म है, तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपकी इतना डिसेंट लेवल होना चाहिए कि यू स्कोर समवेयर अराउंड 130 to 135, इतने में भी काम बन जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी द सेम था। तो कुल मिला के पेपर 1 का रिव्यू ये है कि हिंदी में जो ऑथर और पब्लिशर है ये थोड़ा टफ था, वन वर्ड थोड़ा सा टफ हो सकता है। इंग्लिश एज यूजुअल आया था। छत्तीसगढ़ी रिलेटिवली ईजी था पास्ट के 2 साल के पेपर से। तो ओवरऑल पेपर 1 का रिव्यू देखूं तो काफ़ी जनरल पेपर था, नथिंग वेरी अनयूजुअल। आप जो कई तैयारी करते आए हैं, जो रिसोर्सेज ABC फॉलो कर रहे हैं तीनों चीज़ों के लिए, वो मोर देन इनफ है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर करने के लिए, स्टैंड करने के लिए। पास्ट ईयर क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश के ये इंडिया लेवल के किसी पब्लिशर से वनडे एग्जाम के निकाल लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। स्पेशली अगर कोई ऐसा पोर्शन है जहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ रहा है, या फिर ऐसे पर्यायवाची विलोम जैसे टॉपिक हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि 50 पेज से लेके 5000 पेज तक कंटेंट हो सकता है। तो वहाँ पे अगर कोई स्टैंडर्ड सोर्स मिल जा रहा है जिसने पास्ट ईयर क्वेश्चन MPPSC में ये पूछा था, राजस्थान PSC में ये पूछा था, UP PSC में ये पूछा था, बिहार PSC में ये वनडे एग्ज़ाम में ये संधि ये समास पूछा गया था, तो उसको अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो पेपर 1 का रिव्यू था एज यूजुअल जैसा आ रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ी इट वॉज रिलेटिवली ईजी फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स। देयरफॉर पेपर 1 को आप कह सकते हैं कि पिछले 2 साल के कंपैरिजन में इट वॉज अ लिटिल ईजी। एंड इस बार हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, इस पेपर में हो सकता है कि पिछले साल की तुलना में 10 नंबर एवरेज बढ़े। ठीक है, पेपर टू देखो एक्सपेक्टेड और ट्रेडिशनल टॉपिक आ गए, कोई सरप्राइज नहीं है इसमें। आपका कंटेंट ठीक है और चेकिंग ठीक ठाक हो गई तो आप कहीं ना कहीं 140 से 150 नंबर तक उठा सकते हो। ठीक है, वंस अगेन मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा भी ज़्यादा नंबर आए नहीं इस पेपर में, 137 से 135 के बीच में मेरे नंबर आए। तो एनीथिंग अबाउ 130 प्लस इज कंसिडर्ड अ गुड स्कोर इन दिस पेपर। ठीक है, देखो इंडिया टॉपिक देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो मैं 2021 से प्रिपेयर कर रहा हूँ, नथिंग न्यू। क्लाइमेट चेंज लोग 2012 से दे रहे हैं PSC में, नथिंग न्यू। यूटिलिटी ऑफ योगा इन डेली लाइफ ये थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू था, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन हमारा बिल्कुल ही प्रिडिक्टेड ऐसे था। ठीक है, तो अगर आप एक इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं और एक इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका पोर्शन बन जाता। एंड आई थिंक कई लोग इसको पहले से भी प्रिपेयर करके आए होंगे, गिवन डैट कि ये पास्ट ईयर के ही क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, तो इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं थे। हमने अगर वन नेशन वन इलेक्शन अटेम्प्ट कर लिया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अटेम्प्ट कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। सिमिलरली छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स में देखेंगे, डेवलप्ड इंडिया डेवलप्ड छत्तीसगढ़, देखो ये तो इस बार के बजट में आप कह लोगे कि विकसित भारत 2047 ये तो हम प्रिडिक्ट करके चल ही रहे थे। आधा ऐसे डेवलप्ड इंडिया पे लिख दो, आधा ऐसे डेवलप्ड छत्तीसगढ़ पे लिख दो, चले जाएगा। या फिर इन दोनों को रिलेट करके कि इंडिया लेवल की कैसे पॉलिसी छत्तीसगढ़ लेवल पे काम कर सकती है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल टॉपिक है, 2012 से सेम टॉपिक्स पूछ रहे हैं, नथिंग न्यू। पॉसिबिलिटीज ऑफ टूरिज्म ये लास्ट के मेरे ख्याल से 7-8 साल से इसका टॉपिक बन रहा है, GS में भी बन रहा है और ऐसे में बन रहा है, तो नथिंग न्यू ऑन दैट। फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़ी फोक लिटरेचर एंड आर्ट, देखो ये तो मैंने प्रेडिक्ट किया ही था कि ये आएगा। तो कुल मिला के अगर आप टूरिज्म में लिख दे रहे हो और फोक लिटरेचर एंड आर्ट्स के बारे में लिख दे रहे हो तो आपका ऐसे यहाँ पे भी बन जाएगा। तो कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है यहाँ पे, इन दोनों टॉपिक को आप अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा। तो कुल मिला के ये टॉपिक, दोनों टॉपिक और ये दोनों टॉपिक, इसको आपने अटेम्प्ट कर लिया है, आपके प्रिडिक्टेड है, कंटेंट तैयार है, तो आपके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से लगभग 125 प्लस से लेके 135 प्लस तक ये एक अच्छी रेंज है। एनीथिंग नियर 130 इज़ अ गुड स्कोर इन दिस पेपर। ठीक है, तो पेपर 1 ईजी था, पेपर 2 प्रिडिक्टेड था इसलिए ईजी था। पेपर 3 पे चलते हैं।
पेपर 3 के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इंडियन हिस्ट्री, दूसरा होता है पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा होता है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। इसमें जो येलो वाले पोर्शंस हैं, दीज वेर द टफ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे कि हु वेर जाट्स, वाई डिड दे रिवोल्ट अगेंस्ट मुगल्स, ये मिडीवियल का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश पीरियड, ये पॉलिटी में डायरेक्टली नहीं दिया गया है। एक्सप्लेन बाउंडेड रैशनैलिटी, ये भी डायरेक्टली नहीं दिया गया है। इंडिकेट द रोल ऑफ डिविजनल कमिश्नर, ये छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक तंत्र है, प्रशासनिक ढांचा है, ये आपका सिलेबस का जो कीवर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़, यहाँ से पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है, लेकिन ये थोड़े से साइडलाइन वाले आए थे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे वंस अगेन एंशियंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन द महाजनपद पीरियड, ये थोड़ा सा प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन अबाउट द डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये थोड़ा प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है जो कि यूजुअली मेंस में नहीं पढ़ते हैं हम लोग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लिटरेचर ऑफ संगम एज, वंस अगेन मिडीवियल का क्वेश्चन है, ये भी मिडीवियल का क्वेश्चन है। मुगल प्रिंस दारा शिकोह के हिस्टोरिकल रोल और कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे गरुण चक्र पूछा गया है। अर्थपति, ये भी सीजीपीएससी के हिस्ट्री का थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है, ये आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है। गिव डिटेल्स अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ चौबे ब्रदर्स और राजनांदगांव टुवर्ड्स द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। चौबे ब्रदर्स मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है एंड आई थिंक आई हैवंट स्टडीड दिस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टच कर रहा है। वंस अगेन ये पूरा का पूरा मिडीवियल, दोनों क्वेश्चन मिडीवियल के हैं। एक्सप्लेन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड बहमानी साम्राज्य। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के राज्य की राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये दोनों थोड़ा सा मिडीवियल का पोर्शन है, लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स पढ़ के रखा है तो अष्टदिग्गज वगैरह के बारे में अगर आप कुछ लिखेंगे, है ना, इनके बारे में जो अगर आपने पढ़ा हुआ है सीजी हिस्ट्री भी, तो जो मराठा कालीन जो व्यवस्था थी उसको भी आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो मैच खा जाएगा। भले ही आपने शिवाजी नहीं पढ़ के रखा है, ठीक है, भले ही आपने शिवाजी के बारे में, उनके रूल के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ के रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने मराठा काल, छत्तीसगढ़ में मराठा काल के बारे में पढ़ा है तो उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था। विजयनगर एंड बहमानी किंगडम थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि इनके कन्फ्लिक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं। अगर अच्छे नोट्स भी हैं तो उसमें बस इतना ही बताया है कि कृष्णदेवा राय के बारे में बताएगा, कृष्णदेवा राय के जो भी अचीवमेंट उनके बारे में बताएगा। उसके विजयनगर के टाइम पे आप कह सकते हो कि किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में बताएगा। एंड इनकी एनिमिटी एक लाइन में यूजुअली नोट्स में होती है कि इंडियन किंगडम के साथ उनकी नहीं बनती थी, लेकिन इनके कन्फ्लिक्ट के बारे में डिटेल जानकारी 8 नंबर पे या फिर आप कहेंगे मुझे कि 16 लाइन 17 लाइन लिखना है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अब जैसा जो पैटर्न आ रहा है, आई थिंक कि मिडीवियल के क्वेश्चन के कारण इंडियन हिस्ट्री इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। सिमिलरली स्टेटस ऑफ गौटिया ये 8 नंबर पे लिखना है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस यहाँ पे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन थे। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज हो गया, फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया, वीर नारायण सिंह हो गया, ये सब तो बहुत ही ट्रेडिशनल टॉपिक्स है। 2012 से लोग पूछ रहे हैं, तो अगर 2012 में भी अगर कोई पढ़ के रखा हो तो वो आंसर कर सकता है। कुल मिला के पेपर 3 का मेरा जो रिव्यू रहा है वो ये है कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो टफेस्ट थी रिसेंट ईयर्स में। मिडीवियल का डोमिनेंस रहा, यूजुअली इन पोर्शन को हमने नोट्स में नहीं कवर करते हैं। मिडीवियल डील ब्रेकर था क्योंकि इससे लगभग आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं, लगभग ऑलमोस्ट 45% जो पोर्शन था इंडियन हिस्ट्री का वो मिडीवियल का था और थोड़ा सा अनयूजुअल पोर्शन में था। तो आपके जितने भी नए पोर्शन जुड़े हैं इंडियन हिस्ट्री में 2018 के नोटिफिकेशन में, जो नए पोर्शन जुड़े हैं उनको थोड़ा सा इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में देखो जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जैसे चौबे ब्रदर हो गया, ये सब थोड़े से नए क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा विचलित होने का नहीं हो, सबके लिए नए क्वेश्चन है। नो नीड टू स्टडी एक्स्ट्रा, जैसा पढ़ते आ रहे हो वैसा पढ़ो। पॉलिटी एंड पबैड में देखो यूजुअल पैटर्न ही था, डोमिनेंस था पबैड का। तो ओवरऑल अगर पेपर 3 में देखोगे तो इंडियन हिस्ट्री के कारण आई थिंक कि इंडियन हिस्ट्री के कारण द पेपर वॉज ऑन अ बिट डिफिकल्ट साइड पास्ट ईयर से हम लोग देखेंगे तो, क्योंकि एंशियंट का पोर्शन मुझे बिल्कुल ही नेग्लिजिबल लगा, इसमें मॉडर्न भी ज़्यादा पूछा नहीं। तो आई थिंक मिडीवियल के डोमिनेंस के कारण इस बार पेपर 3 में जो एवरेज नंबर है वो थोड़े कम जाएंगे। एंड आई थिंक एनीथिंग ग्रेटर देन 100
इज़ ए गुड स्कोर इन दिस पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, अगर आप 100 के ऊपर पा रहे हो या फिर 105 के आसपास आपके आ रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ अ गुड स्कोर इन दिस पेपर। ठीक है, पेपर 3 डिफिकल्ट था, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पेपर 4 के बारे में बहुत कुछ सुना है, चलिए देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, इस सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन, इसको छोड़िए। एपोस्पोरी नहीं पता भाई, इनको भी छोड़िए। जो मैथ्स का पोर्शन है इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। जो मैथ्स का पोर्शन है वो मेरी समझ में इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि थोड़े से अनयूजुअल क्वेश्चन जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, थोड़े से लॉजिक बेस्ड है, वो एक टाइम ट्रैक्ड इवेंट में उस 15 मिनट 45 मिनट 50 मिनट में दो पोर्शन आपका बचा हुआ है, उसके साथ बीच में अचानक से कैलकुलेशन करना, वो भी ऐसा कैलकुलेशन जो डायरेक्टली फॉर्मूला में नहीं फिट हो रहा है, तो ऐसे में डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैथ सॉल्व करने के कारण लोगों का या तो पार्ट 3 छूटा होगा या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे अटेम्प्ट करने के कारण लोगों का मैथ्स पोर्शन छूटा होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि 1 स्टेप के सॉल्यूशन नहीं थे मैथ्स के पोर्शन के, और क्योंकि आपके जो पीसीबी वाला पोर्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें आने वाले अभी सेक्शन में हम लोग देखेंगे काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और 15-15 8-8 नंबर के क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस से उठाए गए थे। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि ये वाला पेपर कई लोगों को कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कंप्लीट हो गया होगा तो कई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। एंड इसमें जो 170 नंबर 160 नंबर जो हम लोग ला रहे थे 2019 में 2022-23 में, वो डेफिनेटली नहीं आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली व्हाट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन, ये यूजुअली लोगों को नहीं पता होगा। बहुत ही लो टेम्परेचर में जब स्टोर करते हैं किसी चीज़ को तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्रायो का मतलब ही होता है कि भाई बहुत ही लो टेम्परेचर। ठीक है, बायो कंट्रोल टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स इन एग्रीकल्चर, ये भी थोड़ा सा ऑकवर्ड क्वेश्चन था। थोड़े से न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको देखने को मिले। गिव अ कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना, जो रिएक्शन है वो सबके सामने है। वंस अगेन ये डेटा वाले क्वेश्चंस हो गए, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड देयर चैलेंजेस, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बाउंसर क्वेश्चंस था। ये तो क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, आई डोंट नो ये क्यों पूछा गया यहाँ पे, लेकिन पूरे के पूरे 8 नंबर अगर आप अटेम्प्ट नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रोल ऑफ लिवर लंग्स एंड स्किन एंड एक्सक्रीशन, ये पूछ दिया गया है। हालांकि सिलेबस के बाहर वाला पोर्शन है, लेकिन सिंपल लॉजिक से थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो बन जाएगा, इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था। ये देखो, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें यूजुअली हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम अरेंजमेंट किस प्रकार से दिखाएं। तो अगर वहाँ पे कैलकुलेशन होता है कि भाई स्पीड या टाइम एंड डिस्टेंस वाला है तो उसको तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पिट कर सकते हो कि लेट द स्पीड ऑफ बोट बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई। अप स्ट्रीम आपकी स्पीड होगी एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम होगी एक्स प्लस वाई। तो ऐसा करके आप सॉल्व कर लेते हो। लेकिन इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनका कोई और छोर होता नहीं है, हर क्वेश्चन खुद में थोड़ा सा नया एलिमेंट्स लेके आता है, तो इसको लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुई होगी। वन सेकेंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है इसमें अगर आप देख लो RJ45 हो गया, रिपीटर हो गया, गेटवे हो गया, तो ये वाले क्वेश्चन यूजुअली हर किसी से हैंडल नहीं होते हैं। एक एक लाइन लिखना है सबके बारे में, लेकिन यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। BT कॉटन BT ब्रिंजल, मतलब ये 2012 से 2020 के बीच में एक आध बार इसको पूछे गया होगा 2 नंबर में, तो और पूछ दिया 8 नंबर पे, तो यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी हुई होगी लोगों को। वंस अगेन देखो यहाँ पे पाई चार्ट है तो उसको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई होगी लोगों को एंड टाइम कंज्यूम हुआ होगा। तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखो ये तो पूरा ही नेफ्रॉन जो हो गया किडनी वाला एंड मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन, ये तो हटा दिया गया है। तो मुझे नहीं पता कि पेपर कैसे सेट हुआ है, मे बी पोर्शन के बाहर का सेट हुआ है, लेकिन ये ओल्ड डिलेटेड पोर्शन में से आया हुआ है, तो आई थिंक डैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन वाले में है तो लोगों ने यहाँ अटेम्प्ट कर दिया होगा, तो इट इज़ ऑल राइट। ठीक है, तो कुल मिला के पेपर 4 का जो रिव्यू है पीसीबी का वो ये है कि पीसीबी जो है वो टफेस्ट पेपर है इन द पास्ट 5 ईयर्स। बहुत सारे सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्योंकि 8 से 15 नंबर के क्वेश्चन में गए हैं तो डेफिनेटली एक लो स्कोरिंग पेपर होने वाला है ये। मैथ्स देखो टफेस्ट था, लेंथी क्वेश्चन थे, आंसर राइटिंग कैसे करना है असर्शन रीजन में वो डिफिकल्ट होता है, एंड इसके आफ्टर इफेक्ट के कारण जो पूरा ओवरऑल पेपर है उसको भी कंप्लीट करने में काफ़ी डिफिकल्टी हुई होगी।
अप्लाइड साइंस में देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन थे, जैसे आता है थोड़े से डेटा फैक्ट करंट अफेयर आपको आते हैं, तो थोड़ा सा आपको आंसर को अपना एक थोड़ा सा सॉलिड बेस बनाते बनता है। तो कुल मिला के ये है कि पेपर 4 वॉज रैदर डिफिकल्ट एंड इसमें 160-70 नंबर तो नहीं आने वाले। एनीथिंग अराउंड 120 इज़ अ गुड स्कोर। ठीक है, चलिए पेपर 5 में बात करते हैं। पेपर 5 में देखो बेसिकली क्या है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही है और आपने थोड़ी तमीज़ से इंडिया जीएस पढ़ा है, लोकल फर्रों से नहीं पढ़ा है, तो आपको बन जाएंगे क्वेश्चन। देखो केयर इकोनॉमी क्या होती है, मोनेटाइज इकोनॉमी क्या होती है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन आपको पता है। डिमांड पुल का मतलब ये है कि देखो कोविड आ गया, हैंड सैनिटाइज़र की बिक्री बढ़ गई, तो लोग जो 10 रुपये का सैनिटाइज़र है उसके लिए 15 देने के लिए तैयार हैं, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन ये हो गया कि पहले ऐसा होता था कि जूट बैग बनाते थे, अब इस साल सीज़न ऐसा हो गया कि वेस्ट बंगाल उड़ीसा के कोस्टल साइड में जो जूट की जो फसल है उसमें कोई बीमारी लग गई, तो अब ऐसा कह सकते हैं कि जो बोरे मिल रहे हैं वो काफ़ी कह सकते हैं कि कम क्वांटिटी में होने के कारण उनका कॉस्ट बढ़ गया है। या फिर मान लीजिए ऐसा कोई आप दवाई बना रहे हैं जिसके केमिकल इंग्रेडिएंट हैं जो वाकई जो विदेश से आपने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है उसमें एपीआईज में, तो आपको कह सकते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। या फिर कह लो कि आप चुपचाप गुपचुप का ठेला लगाते हो, गुपचुप चलो ठीक है, प्याज 100 किलो 100 रुपये किलो 120 रुपये किलो हो गया है, तो आपका जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का तो वो बढ़ गया है। तो पहले आप 10 में 6 देते थे, अब 10 में 4 दे रहे हो, तो ये हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन यही है यार, इकोनॉमी के हिसाब से जो साइकिल्स आते रहते हैं उसमें होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने लॉजिक लगाया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाएगा। व्हाट इज टोटल एंड मेल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट टिल मार्च 2024 इन छत्तीसगढ़। देखो इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पूछ रहा है, आपको पता है तो ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से नहीं है तो पर लगभग इंडिया के तर्ज पे डाल देना था इसको। ठीक है, लेंथ ऑफ इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर किसी को नहीं पता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटल टनल बता सकते हो, इनॉग्रेशन हुआ करंट से बेस्ड है। पाल कछार सॉइल इसके बारे में पूछ रहा है, तो कछार जो सॉइल है उसी की बेसिस में बता दो। ठीक है, नथिंग कैन गो रॉन्ग, 2 मार्क्स है। ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है फिलिप्स कर्व, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है इंडियन इकोनॉमिक्स तो उसमें कुल मिला के इस प्रकार का एक ग्राफ बढ़ता है, यहाँ पे होता है इन्फ्लेशन, यहाँ पे होता है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत कम इन्फ्लेशन होगा तो भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तब भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो इस प्रकार से एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपने फिलिप्स कर्व पढ़ के रखा है, उसको आपने अगर मेंशन कर दिया अपने आंसर में तो बन जाएगा। देखो रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन लिटरेसी इन छत्तीसगढ़, तो रीजनल बोल रहा है तो देखो सीधा मैप में आ जाओ। आपको डेटा से पता है कि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, ये जो एक बेल्ट है ये अच्छी लिटरेट बेल्ट है। नीचे में कम है, ऊपर में कम है और बीच में एवरेज है। ठीक है, हाई, लो, वेरी लो, एवरेज। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक मैप बनाना था। ठीक है, जेंडर इनक्वालिटी में आप देख सकते हो कि इसमें सबको डेटा और रटा हुआ है, इसमें लगभग आपके 70% होंगे या 50% होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। तो आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के रखा है और इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के बेसिस में अगर आप एक मैप बना सकते हो तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्चुअल है, पोजीशन ऑफ सन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बेसिस पे है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना दिया, एक्सप्लेन करना हो गया। इट इज़ बियॉन्ड मार्केट बेस्ड इकोनॉमी टू डिलीवर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। देखो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्सेप्ट है कि मार्केट वर्सेस बाजार। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ों को डिस्कस बोल रहा है, एनालाइज बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वही भाषा बोलें जो कि क्वेश्चन आपको बोलना चाह रहा है। आप दोनों साइड को देखिए कि इसमें बोल रहा है कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी सक्षम नहीं है इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए, तो आप कुछ रीजंस दे सकते हो कहाँ कहाँ पे सक्षम है और कहाँ कहाँ पे सक्षम नहीं है। ठीक है, और एक न्यूट्रल कंक्लूजन देके आपको क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एज लॉन्ग एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज डिक्लाइनिंग, राइजिंग इनइक्वालिटी इज नॉट ए क्रिटिकल चैलेंज इन एन इमर्जिंग इकोनॉमी, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो आप एक पक्ष ये दे सकते हो इट इज़ नॉट ए क्रिटिकल चैलेंज, दूसरा पक्ष दे सकते हो नो इट इज़ स्टिल ए क्रिटिकल चैलेंज, और इसके बाद एक न्यूट्रल आप आउटकम निकाल के इसको आप सपोर्ट कर सकते हो। इन दोनों ही क्वेश्चन में अगर कोई रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, आरबीआई के कोई डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी प्रकार का कोई स्टडी के डेटा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के परसेंटेजेस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का अगर को आपको डेटा हो कि टॉप 2% इकोनॉमी, टॉप 2% पॉपुलेशन इतना परसेंट एसेट ओन करती है, तो ये कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क ऐड करते हैं आपके आंसर्स में।
Similarly, polity plus logic, examine the recommendation of third state finance commission for strengthening पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन छत्तीसगढ़, 8 नंबर है। तो कुल मिला के पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हो कि फाइनेंस कमीशन या स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फाइनेंस कमीशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी को डायरेक्टली स्टेट के टर्म्स पे आप उसमें एक आध कीवर्ड्स ऐड करके ट्रांसलेट कर दो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, तो उसके हिसाब से जो जो चीज़ें होती हैं कौन कौन को सेटअप करता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहे होंगे तो यहाँ पे गवर्नर कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें 1 चेयरमैन प्लस 4 लोग थे, इसमें भी 1 + 4 हो सकते हैं। वो जो थी वो डिसाइड करती थी कैसे कैसे रेवेन्यू बटेगा, कैसे कैसे हम लोग स्टेट को एम्पावर करेंगे, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसको करेंगे। तो सिमिलरली सेम लॉजिक हम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ द थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन। देखो भाई उसने क्या रिकमेंडेशन दी है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जनरली इसी लाइन पे होगी कि एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम होगा। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कैसे आप इंडिपेंडेंट करोगे, इंडिपेंडेंट करने की या फाइनेंशियली उसको अगर आपको सोवरेन बनाना है तो उसको या तो फंड देना पड़ेगा या तो उसको टैक्स इम्पोज करने का देना पड़ेगा या फिर डिफरेंट टाइप की स्कीम्स से कुछ कन्वर्जेंस देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें आप गोल मटोल लिख के यहाँ पे आप निपटाइए। ठीक है, देखो इकोनॉमिक सर्वे से यही है कि विच सिटीज़ हैव इंक्लूडेड अंडर द स्मार्ट सिटी, इसमें कौन सा मेजर वर्क है, तो बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं। आपने इकोनॉमिक सर्वे ढंग से पढ़ा है, स्पेशली नगरीय निकाय वाला चैप्टर जो कि लास्ट के शायद 13 या 14 चैप्टर में आता है इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ के, तो वो उससे हो जाएगा। मेजर प्रोग्राम्स तो छत्तीसगढ़ स्टेट में, तो क्रेडा के जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं इसके बारे में लिखना है आपको। ट्रेंड ऑफ पैडी प्राइस प्रोडक्शन, देखो यार प्रोडक्शन तो बढ़ना ही है छत्तीसगढ़ में अनटिल अनलेस वो ड्रॉट वाला ईयर हो। देखो 2010 से 2023 की बात करें तो मेरे को लगता है कि 2014-15 और 16-17 शायद इसमें ड्रॉट आया था। तो अगर आपको ट्रेंड पूछ रहा है ना, ट्रेंड मतलब हुआ डेटा, डेटा मतलब हुआ ट्रेंड का मतलब हुआ ग्राफ, और ग्राफ का मतलब हुआ कि या तो कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा या तो कॉन्स्टेंटली कम होगा या तो बढ़ते बढ़ते बीच में डाउन होगा फिर बढ़ेगा। तो इसमें डायरेक्टली आपको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको डेटा आएगा, लेकिन अगर आपको छत्तीसगढ़ में सूखा कब पड़ा था इस वर्षों की जानकारी है, कृषि वर्षों की, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आंसर फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, 4 मेन फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ, बहुत ही सिंपल है भाई। भाई सरकार सपोर्ट कर रही है, बोनस मिल रही है, इरिगेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, लोग सब्सिडी दे रहे हैं पंप्स में, है ना। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि अब लोग इसको करने लग गए हैं। ठीक है, ट्रेंड एक पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, 4 मेन फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ हो गया। तो ट्रेंड को आप मोटा मोटी बता दो बिना किसी स्पेसिफिक डाटा दिए। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डेटा पता है तो 2023-22 का दे दो, बाकी 2010 का उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लो। ठीक है, कोई भी आपसे ना एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछ रहा है। अगर कोई ऐसा कोई फिगर याद करके रखा है तो पैरों की फ़ोटो भेज देना, छू लेंगे, है ना। तो अगर आपको डेटा याद नहीं है और थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सूखा का जो वर्ष है वहाँ पे गिरेगा प्रोडक्शन, बाकी में कंसिस्टेंटली हाई आ रहा है। ठीक है, 4 मेन फैक्टर्स में एक ये है भाई सेंट्रल ले रहा है, दूसरा बोनस, पहले तो सबसे पहले तो किसान बोनस मिल रहा है, दूसरा है कि भाई जो सेंट्रल पूल है वो डिमांड अपना बढ़ा रहा है, तीसरा आप कह सकते हो कि भाई जो फार्मर को फैसिलिटी चाहिए, खाद बीज पानी बिजली, वो उनके पास पहुंच रहा है। एक आध कुछ स्कीम्स है सब्सिडी से तो उसके बारे में कर दो। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर पिस्कीकल्चर। देखो करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है तो इसमें हो जाएगा, वरना फैक्टरीज इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है, लोग 2012 से पढ़ रहे हैं इसको, तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते थे। देखो ये तो ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करवाया था, बजट हो गया और विकसित भारत 2047 हो गया, तो आई थिंक आपने अच्छा लिखा होगा इसका आंसर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज 2012 से लोग लिखते आ रहे हैं, तो नथिंग वेरी वेरी न्यू। तो कुल मिला के पेपर 5 में देखो इकोनॉमिक्स आपको अच्छा करना है तो आपको नेशनल लेवल पब्लिशर्स से रिफ़र करना पड़ेगा अपने आंसर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब से पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा आपको रटे होना चाहिए, एंड डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, व्लॉग्स पढ़ेंगे, क्योंकि देखो जो इस प्रकार का जो टर्म्स आते हैं ना, केयर इकोनॉमी, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं ये आप किसी स्टैटिक पोर्शन में नहीं ढूंढ सकते। कभी न कभी पूरे साल भर में इस प्रकार के जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ में रहते हैं, तो आपके यूट्यूब के थ्रू, आपके पेपर के थ्रू, आपके करंट अफेयर लॉग्स जैसे दृष्टि हो गया, इनसाइट हो गया, विजन हो गया, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। देयर इज़ नो वे कि इसको आप स्पेसिफिकली आप इसको कवर कर पाएंगे, वरना स्टैटिक पोर्शन में आप पीएचडी करने जाएंगी तो लाइफ टाइम निकल जाएगी, कुछ नहीं होना है।
ठीक है, तो आपको बेसिकली आपको एक डेली बेसिस में स्टैटिक पोर्शन देखते रहिए। मेरे कंडीशन में सीजीपीएससी के हिसाब से दृष्टि का जो डेली व्लॉग है डेट इज़ मोर देन इनफ। उसमें करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी देता है, तो कोई भी इंडाइसिस आ जाए, कोई भी रिपोर्ट आ जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए, तो उसको वो स्टैटिक के साथ पूरा बैकग्राउंड देता है, तो एक ही बार में आपके सारे नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। ज्योग्राफी में तो यही है, देखो आपको मैप पता होना चाहिए हर टॉपिक का, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नेशनल लेवल पब्लिशर से उसको आपको करना है। तो पेपर 5 के लिए स्पेसिफिकली एक थंब रूल यही रहेगा कि छत्तीसगढ़ के टॉपिक से उसको आप लोकल पब्लिशर से पढ़ लो हिंदी में, एंड इंडिया के जो टॉपिक्स है उसको नेशनल लेवल के पब्लिशर से पढ़िए। ठीक है, ये मतलब लोकल कोचिंग के जो मटेरियल है उसको आप सीजी टॉपिक के लिए प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का अगर कोई कंटेंट आ रहा है तो उसको आप बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल के जो पब्लिकेशंस हैं, है ना, नामी गिरामी कोचिंग से कुछ बुकलेट है तो वहाँ से आप उठाइए, मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा आज के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए पेपर सिक्स में देखो धारणा जो योग है इसके बारे में तो वैसे तो ये आया होगा ना, उसके 8 पार्ट्स ऑफ योगा में, छोड़ो इसको। देखो अब इसमें फिर से पुराने सिलेबस का फ्लेवर दिख रहा है, कल्चरल लैग, संस्कृताइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ सोशोलॉजी, हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, कलेवा हो गया, छत्तीसगढ़ी थिएटर के 2 समस्याएं हो गए, कांड मैरिज हो गया, डुअलिज्म डिकार्ड की फिलॉसफी, नॉलेज कंटेंट कंसंट्रेशन। मेरे ख्याल से ये तो स्टैटिक पोर्शन है। इस प्रकार के पोर्शन हो गए, हाउ डज सॉइल ग्रोज कास्ट एंड मशीन मेक्स क्लास। तो बेसिकली ये आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज से संबंधित है। अब बेसिकली ये अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर प्रॉस्पेरिटी से संबंधित, तो इसके बेसिस में अगर आप देंगे तो ठीक रहेगा। इस पोर्शन का एनालिसिस करने में मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, फिलॉसफी में कहीं कहीं एक एक लेवल अंदर जाके पूछा है, लेकिन सोशोलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा यूपीएससी के ऑप्शनल साइड का पोर्शंस इसमें पूछे गए हैं। जैसे एक्सप्लेन किनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सब जो पोर्शंस है थोड़े से यूजुअल स्कोप ऑफ सिलेबस से थोड़े से ज़्यादा है। ठीक है, बोंगावाद एंड टोटेमवाद थोड़ा सा टिपिकल था, ये ऑल इन ऑल थोड़ा सा मैनेजेबल था ये पर्टिकुलर जो पोर्शन था। लेकिन ये जो एग्जांपल्स हो गए, कैन ह्यूमनिज्म बी ए सब्सटीट्यूट फॉर रिलीजन, एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट सोसाइटी, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखो, हेडोनिज्म, चरवाक, व्हाट इज हेडोनिज्म एंड व्हाट इज द अल्टीमेट मोटिव ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडोनिज्म। तो हेडोनिज्म हमारे कीवर्ड में अगर आपने ठीक ठाक नोट्स बना के रखे हैं 2 पेज के, तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। कुल मिला के पेपर 6 को अगर देखूँ तो फिलॉसफी में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट थे सिलेबस से, कुछ जो थे जो थोड़ा सा इन डेप्थ पूछे जा रहे थे, कुल मिला के मैनेजेबल था फिलॉसफी वाला सेक्शन। जो सोशोलॉजी है उसका हम लोग देखें तो जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से जो पूछ रहा था, है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट थे, मोर और लेस इंस्पायर्ड फ्रॉम ओल्ड सिलेबस। जो संस्कृताइजेशन वाले जो 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए वो आपको पता थे। सोशोलॉजी रिलेटिवली थोड़ा सा टफ पोर्शन था। छत्तीसगढ़ी आर्ट ट्राइब कल्चर तो देखो बाउंसर क्वेश्चंस थे एंड बहुत ही ट्रेडिशनल था। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं सीजीजीएस में जो उसी साल में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में अगर हम चौबे ब्रदर की बात कर ले, अभी प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात कर ले पेपर 5 में, या फिर आप बात कर ले किसी न किसी प्रकार के लिटरेसी के डेटा पे, जैसे कई साल पूछता था कि टॉप 10 हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स को लिखिए उनके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, तो ये पॉसिबल नहीं है ना बॉस, तो वो चीज़ हो सकती है। एंड यहाँ पे ऐसा है कि सोशोलॉजी थोड़ा सा टफ था, फिलॉसफी मोर और लेस ठीक था। सोशोलॉजी वॉज टफ, फिलॉसफी थोड़ा सा इजी पार्ट में था। छत्तीसगढ़ आर्ट ट्राइब कल्चर तो यूजुअली ही इजी पार्ट में रहता है। तो मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी ये है कि फिलॉसफी एंड सोशोलॉजी में थोड़ा सा एक एक आप अंदर डेप्थ में जा सकते हैं। ठीक है, 1 कॉन्सेप्ट डीप इन ईच कीवर्ड, और कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बहुत पॉपुलर है, जो भले आपके सिलेबस में लिखे नहीं है लेकिन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है आपके फिलॉसफी के मेन टॉपिक से, तो उसमें भी थोड़ा सा बढ़ा जा सकता है। ठीक है, वंस अगेन अभी थोड़ा सा सिलेबस को लेके थोड़ा सा संशय चल रहा है, तो ये वाला थॉट को हम लोग थोड़ा सा रोक सकते हैं। तो यूजुअली जो अभी आपने जो पढ़ते आया है, जो प्रिपेयर करते आया है, उसी को आप कंटिन्यू करिए। फाइनली द बॉस पेपर 7। देखो पेपर 7 में क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे मेरे लिए। स्पेसिफिकली पार्ट 1 जो था पेपर का, डेट वाज डिफ़िकल्ट। कमेंट ऑन द टर्म सोशल जस्टिस, एनुमरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, आईटी एक्ट के बारे में ये तो बिल्कुल नहीं पता, इसको हटाओ।
ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तो चलो ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का सारथी योजना क्या है, ये भी थोड़ा सा टिपिकल था। विक्टिम की डेफिनेशन हो गई, एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन हो गई। सीआरपीसी में जो प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, फरार हो जाने की उद्घोषणा एवं संपत्ति कुर्की, ये तो एकदम ही टफ क्वेश्चन था, हटाओ उसको। अंडर 19 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 करंट अफेयर पढ़ा है तो हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स बाकी स्पोर्ट्स फेस्टिवल से कैसे डिफरेंट है, मैत्री खेल क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बढ़ते कदम योजना फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये एक इसके बारे में पूछा था, लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे ना तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो, बढ़ते कदम योजना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो बढ़ते कदम दो प्रकार से हो सकता है। या तो वो फिजिकली इधर से उधर मूव कर पा रहा है, फॉर एग्जांपल एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एक बनाया गया था। तो अब नियरेस्ट अगर आपको तुक्का लगाना है तो या तो ऐसा हो सकता है कि हम अपने पब्लिक फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा इस प्रकार से डिज़ाइन करें, डेवलप करें कि वो थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए मूवमेंट के लिए। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट हो गया, इनका एम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकी ट्रेनिंग हुई, इस पर कुछ काम हो रहा है। तो 4 नंबर पे आप मोटा मोटी ये दो डायमेंशन के अराउंड थोड़ा सा आप बिल्ड कर सकते हैं अपना लॉजिक। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कंसाइलेशन अंडर द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन, ये देखो ये किसी को नहीं पता रहता है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है। प्ली बार्गेनिंग तो भाई सीपीसी है, ये तो लीगल वालों को भी नहीं पता होगा। तो ये जो कुछ कुछ नंबर है इनको तो आप भेंट चढ़ा ही दो। ठीक है। इसके बाद हाईलाइट द की एलिमेंट्स ऑफ इंडिया एजेंडा इन 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये तो एकदम ही जहर क्वेश्चन, हटाओ उसको। इन वॉट 5 ways द यूरोपियन यूनियन इंडिया आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर, देखो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट करता। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। राइट अ नोट ऑन ऑफेंसेस डिफाइंड अंडर आईटी एक्ट 2000, देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आईसीडीएस जो है 2012 से पूछा जा रहा है आपको, तो अगर आप चाहें तो ये 2012 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो अब दो प्रकार का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, हाउ फार इज इट जस्टिफाइड टू अलाउ द फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश देयर कैंपसेस इन इंडिया, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन इंडिया। ठीक है। ये अगर स्पेसिफिक पता है तो इसको आंसर कर दो, अगर नहीं पता है तो मोटा मोटी प्रोज एंड कॉन्स का डाल दो। ठीक है। प्रोज और कॉन्स डाल दो इसके बारे में, फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है। तो प्रोज में ये आ जाएगा कि प्रोज में तो कुल मिला के यही है कि अच्छी एजुकेशन मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी, ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। लिमिटेशन में ये हो सकता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, है ना, एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं रहेगी, एलिट्स का सेंटर हो जाएगा। इनके जो सिलेबस है किस प्रकार से हो सकते हैं, उसका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर मान लो कोई चाइनीज़ यूनिवर्सिटी खोल रहा है ना, तो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में सिलेबस क्या होगा, उसका एजेंडा क्या होगा, उनको एक टूल ना बन जाए वो प्रोपेगेंडा का, ये हो सकता है। इनकी मॉनिटरिंग किस प्रकार से करेंगे, क्या ये इंडिया के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, इनमें फ़ीस में कोई लिमिट होगी नहीं होगी, इनका जो फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसमें कैसे इंडियन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के रेगुलेशन की चिंता रहेगी। तो इन दोनों को आप करके एक न्यूट्रल से आंसर बना सकते हो। ठीक है। स्टार्टिंग में कोड डाल देना मोटिवेशनल वाला, तो इस प्रकार चीज़ें बन जाएंगी। तो कुल मिला के हमने ये देखा है वाले पेपर में, जहाँ तक पेपर 7 की बात है, मोर और लेस ये उतना बेकार नहीं था जो पास्ट ईयर क्वेश्चन में थे। पास्ट ईयर क्वेश्चन में सेक्शन पूछता था, डैट वाज वेरी डिफिकल्ट। इस बार सेक्शन कम थे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सेक्शन इन्होंने मार ही दिए। लेकिन क्योंकि इन्होंने ऐसे सेक्शन ऐसे मार्क्स में पूछे हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे थोड़ी सी बदमाशी मिली है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तो टोटल गया ही है, कुछ 4 नंबर 2 नंबर वाले भी हैं। तो अब मैं कहूँगा कि पेपर 7 यूजुअली वैसी था जैसा हमेशा से आता है ट्रेडिशनली, एंड इसका जो एक मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी हो सकती है इस पर्टिकुलर पेपर के, डैट इज़ कि देखो सिलेबस इज इंडिकेटिव कि भैया इसके अराउंड में पूछ सकता हूँ। ये नहीं बोल रहा है कि वो स्पेसिफिकली इसी को पूछेगा, वो बोलेगा कि ये एक रेंज है, इसके आजू बाजू आपको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चंस थे काफ़ी इनडायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चन थे 25 से लेकर 35 तक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थे। फॉर एग्जांपल ये देखो ऑफेंसेस के बारे में पूछ रहा है, की एलिमेंट्स पूछ रहा है WTO के बैठक वाले, प्ली बार्गेनिंग पूछ रहा है, कंसाइलेशन पूछ रहा है। तो ये कुछ नंबर जो थे ना काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि स्पेसिफिक थे। तो पेपर 7 के लिए जो मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी है उतनी मॉडिफाइड नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये है कि आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है, प्लस अब करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, या डेली कोई यूपीएससी के वेबसाइट दृष्टि, इनसाइट
या फिर विजन, इनको फॉलो कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो दिस इज़ अ टफ पेपर, प्रिज्यूम इट विल बी लो स्कोरिंग। ठीक है, टफ पेपर है, इसमें हम लोग को प्रिज्यूम करके चलना है कि ये लो स्कोरिंग रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें पेपर 1 से लेकर 7 तक, तो पेपर 1, 2 और 5 आप कह सकते हो कि मोर और लेस सिमिलर लाइंस में आए थे जैसे पास्ट ईयर में आते आए हैं। पेपर 1 रिलेटिवली इजी था, पेपर 2 रिलेटिवली इजी था, पेपर 5 थोड़ा सा लेंदी था, है ना। तो इजी नहीं कहेंगे, लेकिन यूजुअली जैसा आता है वैसा आया था। टफ पेपर में हम लोग बात करें तो पेपर 3 में चूंकि मिडीवियल वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, तो आई थिंक इट विल बी लो स्कोरिंग। पेपर 4 में जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो उसके कारण पूरा इक्वेशन बिगड़ा होगा पेपर का, तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ होगा लोगों को। पेपर 6 में सोशियोलॉजी वाला जो पोर्शन था मुझे लगा कि थोड़ा सा इन डेप्थ ज़्यादा चले गया है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी हुई होगी। पेपर 7 एज यूजुअल थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन क्योंकि इस बार 16-16 नंबर प्लस 30-30 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पूछ दिए थे, जो कि वो हर साल पूछता है, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि पेपर 7 को भी पिछले साल के कंपैरिजन में तो इट वाज ओके, लेकिन फिर भी पेपर 7 हमेशा से लो स्कोरिंग रहा है तो उतना होगा। ठीक है, तो मेरा जो एनालिसिस इस पूरे मेंस का वो ये है कि इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन द रिसेंट ईयर्स। टफेस्ट इसलिए नहीं कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, टफेस्ट इसलिए कि वहाँ पे जो मैंने फीडबैक लिया है स्टूडेंट से वो ये रहा है कि पेपर लेंथी था, स्पेस ज़्यादा था, स्पेस भरने के चक्कर में लोगों का ऐसे पेपर छूटा है, स्पेस भरने के चक्कर में लोगों का पेपर 5 छूटा है, मैथ्स बनाने के चक्कर में लोगों का पेपर 4 छूटा है, पेपर 7 तो वैसे डिफ़िकल्ट आता है, एंड पेपर 6 में सोशोलॉजी के पोर्शन के कारण थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई है लोगों को। तो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज 10-10 मार्क्स भी अगर हर पेपर से घटाएं तो इस बार जो एवरेज ड्रॉप है पिछले साल के टॉपर्स की स्कोर के कंपैरिजन में, तो लगभग 70 मार्क्स कम जा सकते हैं जो टॉपर है उसका। गिवन डैट कि पेपर 4 में अब वो लिबर्टी नहीं रही कि आप 170 खींच सके, इवन 130-135 इज़ अ डिसेंट स्कोर। ठीक है, पेपर 3 में वो लिबर्टी नहीं रही है कि आप 135 खींचें, क्योंकि मिडीवियल वाला पोर्शन है तो 115 काफ़ी था। तो वही मेरे को लग रहा है कि जो रेंज ऑफ मार्क्स आते थे ना, तो इसमें मुझे लग रहा है कि टफ टू क्रॉस 900, जैसे पिछले बार कई लोगों ने 940 स्कोर किया है, ठीक है, 915 स्कोर किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि 900 स्कोर होगा। और बल्कि मुझे ये भी लगता है कि अब इसको थोड़ा सा एडिट करके हम लोग करते हैं कि इवन अगर आप बात करें कि सिर्फ पेपर 1 से लेके 7 तक 850 भी क्रॉस करना मुश्किल है इस बार अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का, टॉप 20-30 स्टूडेंट्स का भी 850 पार करना मुश्किल है। वंस अगेन पिछले बार भी हमने देखा था कि 2019 पीएससी के कंपैरिजन में 2020 का पेपर रिलेटिवली टफ था, लेकिन 2019 से 2020 में ज़्यादा नंबर आए लोगों के उस टफ पेपर में भी, तो चेकिंग पेपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल ये आपका मेरा एनालिसिस है कि इट वाज अ रिलेटिवली टफ पेपर, स्पेशली पेपर 3, 4, 6 एंड 7। एंड मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ वे फॉरवर्ड लेना है तो उसमें ये लीजिए कि बेसिक कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है। जो इंडिया जीएस है उसको ऑल इंडिया लेवल के कोचिंग या पब्लिशर से पढ़िए, और जो करंट अफेयर है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पोर्शन से रट के चले जाने से चीज़ें नहीं बनेंगी। जितना ज़्यादा अपना डायमेंशंस खोलेंगे, दिमाग खोलेंगे, करंट अफेयर का एनालिसिस करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो जो यूपीएससी की मैगजीन्स आ रहे हैं, व्लॉग्स आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, मंथली आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा रिलीजियसली फॉलो करने की कोशिश करिए। सिंपल सा फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और करंट अफेयर इन दोनों का थोड़ा सा मेल होगा, तब जाके आपके यहाँ पे रिजल्ट या फिर एक अच्छी रैंक निकलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये था एनालिसिस। यूजुअल पेपर 1 to 5 यूजुअल थे, पेपर 3, 4, 6, 7 वेरी डिफ़िकल्ट। टफेस्ट पेपर रहा है, 850 क्रॉस करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। एंड ऑल इन ऑल आई कैन से कि लेवल अप थोड़ा सा तो हुआ है, लेकिन अगर किसी बंदे ने अपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ के रखा है और उसको अपना करंट अफेयर भी उसने अच्छे से उसको लिंक करके पढ़ा हुआ है, तो उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। थोड़ा सा हैंड राइटिंग में, आंसर राइटिंग में थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। सब कुछ आने के बाद भी क्वेश्चन छूट जाना, पेपर कंप्लीट नहीं होना हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। एंड उस टाइम एग्ज़ाम टाइम में आपको कैसे मैनेज करना है अपना स्ट्रेस,
स्पेस ज़्यादा देख के, अपनी स्पीड स्लो देख के आपको कैसे गियर अप करना है, इस पर आपको थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओवरऑल द मेंस इज़ डन। कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि जो ऑकवर्ड क्वेश्चंस आए हैं वो तो ऑकवर्ड क्वेश्चन है ही, लेकिन आंसर राइटिंग स्किल में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्लस आप करंट के पर्सपेक्टिव से उस पर्टिकुलर स्टैटिक पोर्शन को समझते हैं, तो एक अच्छा आंसर फ्रेम करना कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, कंफर्टेबल होगा। एंड इस स्किल की अब जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। दो स्किल है जिनके बारे में सीजीपीएससी में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है लास्ट के कुछ सालों से। पहला है प्रीलिम्स में ऑप्शंस एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करना, एंड दूसरा है मेंस में ओपन एंडेड क्वेश्चंस को अच्छे से डील करना। तो आई थिंक दीज टू आर द टू मोस्ट नेसेसरी स्किल्स आज के डेट में। बाकी सीजीपीएससी मेंस इज डन एंड डस्टेड। एंजॉय करिए, सबको बधाई वंस अगेन, वी आर वर्ल्ड चैंपियंस, T20 वर्ल्ड चैंपियंस। एंड आई होप कि इस बार मेंस का रिजल्ट होने के बाद हमारे ग्रुप में भी कई चैंपियंस ऐड हो जाए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, कीप वर्किंग हार्ड। फिलहाल के लिए टेक सम टाइम ऑफ, एक आध महीना 1.5 महीना ऑफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट अफेयर पढ़ते रहना, पेपर पढ़ते रहना, लीव एवरीथिंग एल्स टू गॉड। ठीक है, घूम घाम के आ जाओ, रिलैक्स करो। यू गाइज हैव वर्कड सो हार्ड एंड इट्स टाइम फॉर यू टू सेलिब्रेट। टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।